नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मैं नंदन पांडे आप सभी बच्चों का एएल प्रो क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको जैसा जानकर हैरानी होगा कि अभी तक हम लोग सिर्फ ऐप पे पढ़ा रहे थे और ऑफलाइन क्लास दे रहे थे, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगा कि हम लोग अब यूट्यूब पर भी आ चुके हैं। हमारी दस्तक दे हम लोगों ने दे चुका हूं। तो हमारे जितने भी टीचर हैं, हम सभी बच्चे जो हैं, हम सभी टीचर जो हैं, आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर भी कुछ फ्री क्लासेस देने की शुरुआत कर चुके हैं। तो मैं नंदन पांडे, आपका जीएस एक्सपर्ट, मैं आपके बारे में आपको बता देता हूं मैं कि आई एम एन एजुकेटर ऑफ जनरल स्टडीज। ध्यान रखिएगा, एक है जनरल स्टडीज, एक है जनरल साइंस, एक है जनरल नॉलेज। दौर में मैं जनरल स्टडीज का टीचर, आई एम जीएस एक्सपर्ट्स। आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आप पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही एंथुसियास्टिक पढ़ाता हूं। एंड आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 7+ ईयर ऑफ टीचिंग ऑफ यूपीएससी। मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, 7+ ईयर। एंड आई हैव क्वालिफाइड 1 टाइम्स यूपीएससी मेंस एंड 3 टाइम्स आई हैव रिटन यूपीएससी मेंस। ठीक है, मैंने 3 बार यूपीएससी मेंस लिखा है और 1 बार मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं, बट कुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। बट my other teaching experience, I have experience both online and offline made, और मैं I have qualified 3 times JRF। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मोटिव ही होता है कि फॉर द परसुइंग ऑफ पीएचडी को परसुइंग करने के लिए हमें एक एंट्रेंस निकालना पड़ता है, उसे कहते हैं नेट जेआरएफ। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो मैंने जेआरएफ को 2 बार क्वालिफाई किया है, नेट को 1 टाइम्स क्वालिफाई किया है। नेट लो लेवल का है, जेआरएफ जो है एक हाई लेवल का, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड माना जाता है इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन फॉर द परसुइंग ऑफ पीएचडी। तो 2 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड जेआरएफ एंड नेट। तो मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं एंड आई हैव आल्सो अपीयर्ड इन द मेंस में मैं अपीयर्ड हो चुका हूं 3 बार। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं। मेरा कंटेंट जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। कंटेंट डेवलपमेंट अप्रोच, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लेसन प्लान डेवलपमेंट। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल खिचड़ी बना दिया किसी भी सब्जेक्ट का, बिल्कुल ऑर्डरली में, इन एन ऑर्डर मैं किसी भी चीज को पढ़ाता हूं। मैं मेरे अचीवमेंट्स क्या है बेटा, मेरे बहुत सारे बच्चे, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी सिंस 7 ईयर, तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर सेलेक्टेड इन एनडीए, सीडीएस। इवन बहुत सारे बच्चे मेरे कुछ ऐसे हैं जो यूपी में एआरओ, ठीक है ना, एआरओ और आरओ, रिव्यू ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तहसीलदार हैं, दोज हु क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राजस्थान में भी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पीसीएस क्वालिफाइड है वो, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे उनको पढ़ाने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस विद रिगार्ड फॉर द यूपीएससी। तो आज मैं बच्चे आप लोग के लिए क्या किया कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जीएस में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। तो जीएस जो है, तो जीएस में मुझे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बताऊंगा। तो जीएस में सबसे ज्यादा मेरा जो फोकस होता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मैं किसी भी लेवल को, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज, नेट जेआरएफ, यूपीएससी, हर तरीके के पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी, ये 2 मेरा कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल में बेटा क्या करता हूं मैं, एडिशनल में हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं मैं, हिस्टोरी प्लस आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ये भी मैं पढ़ाता हूं मैं। 4th पॉइंट जो है बेटा मेरा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बाद जो मेरा और भी पढ़ाने का जो और एरिया है, मैं करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स ऑफ यूपीएससी लेवल तक को मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं। और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यू में से पीएसआईआर, मैं ये भी आपको इसमें मैं, मेरा कोर सब्जेक्ट जो है पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स ऑफ यूपीएससी, मैं इसी अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको पढ़ाता हूं मैं। पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर जो है वो मैं यूपीएससी मेंस एंड सिविल सर्विसेज में ये काम आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड मैं नेट जेआरएफ को भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक है। और इसके बाद
आज मैं आपको, क्योंकि एएल प्रो क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए लाया है सीयूटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसके बाद ये मेरे कोर सब्जेक्ट है बेटा। इसके बाद और मैं आपको क्या क्या है, ये पूरा जीएस का पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये इंपॉर्टेंट जीएस होता है। और जीएस में इसके अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स के बाद और जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं, फिफ्थ पॉइंट जो होगा इसका पॉइंट बेटा, कि उसमें ये आ जाता है क्या, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक होता है। और सिक्स जो है वो है एनवायरमेंट स्टडीज, ईवीएस उसे बोल सकते हैं। एनवायरमेंट स्टडीज भी हो जाता है, साइंस एंड टेक एंड ईवीएस। उसके बाद ये सभी साइंस एंड टेक को भी हम लोग क्या करते हैं, तीन भाग में स्प्लिट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। उसके बाद ईवीएस, और ये सब मिला के इट इज नॉन एज ए जनरल स्टडीज कहा जाता है बेटा। ठीक है, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज कह सकते हैं। तो मेरा कोर जो सब्जेक्ट है वो ये चार सेक्टर जो है ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, जहां पे मैं क्लास लेता हूं मैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक एक चीज मैं आपको क्योंकि मैं एएल क्लासेस से जुड़ा हूं बहुत दिनों से, तो मैं इन सभी चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तो इन द फ्यूचर। बट राइट नाउ मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं क्या, कि सीयूटी के प्रीवियस ईयर 2022 में जो एग्जाम हुए उन एग्जाम को मैं एक आपके सामने एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूं मैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि श्री अकाल तख्त साहिब इज लोकेटेड विद द विच कॉम्प्लेक्स। तो श्री अकाल तख्त साहिब ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब, इसको क्या बोलते हैं, श्री अकाल तख्त साहिब इज ऑल्सो नोन एज हरमिंदर, हरमिंदर साहिब इसे कहा जाता है। और इसको आसान भाषा में आप बोल सकते हैं क्या, गोल्डन टेंपल। इसको गोल्डन टेंपल भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गोल्डन टेंपल भी इसको कहा जाता है। किसको, श्री अकाल तख्त साहिब को। तो सिखों का सबसे पवित्र जगह, मोस्ट होलिस्टिक प्लेस ऑफ सिख रिलीजन, सिख कल्ट का सबसे पवित्र जगहों में से एक, उसे क्या कहा जाता है, श्री अकाल तख्त साहिब। इट लाइज इन ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेंपल। ये कहां है बेटा, ये अमृतसर में है। कहां पे है, ये अमृतसर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, ये कहां है बेटा, अमृतसर में। ये है पोंटा साहिब, ये कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है पोंटा साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब जो है ये कहां पे है, ये दिल्ली में है। और ये पटना साहिब जो है यहां, ये पटना में है, बिहार में। बिकॉज इस जगह को इसलिए इंपॉर्टेंट दी जाती है क्योंकि इसी जगह पे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वॉज बोर्न इन पटना साहिब, और उनके फादर का नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी। ही वॉज द 9th सिख गुरु, और उनकी माता का नाम था श्रीमती गुजरी मल। ये गुरु तेग बहादुर की पत्नी का नाम है, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम है। और उनका जन्म कहां पे हुआ, पटना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु होती है, उनकी हत्या कर दी गई 1707 में, 1707 में, कहा, नांदेड़। ठीक है बेटा, कहां पे, नांदेड़, महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी गई। तो सिखों में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। सो सबसे रिस्पेक्टेड प्लेस जो है वो कहां है, अकाल तख्त या हरमिंदर साहिब। दूसरा सबसे रिस्पेक्टेड जगह जो है वो है पटना साहिब। थर्ड जो है रिस्पेक्टेड है नांदेड़ साहिब। ठीक है, ये नांदेड़ साहिब। और पांचवा जो है वो है पोंटा साहिब। ये 5 ऐसे रिस्पेक्टेड प्लेस जो है फॉर द सिख, जहां पे एवरी सिख नीड टू विजिट देयर। प्रत्येक सिखों को यहां पे जाने का एक ड्यूटी दिया गया, उनको काम दिया गया। तो ये प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन यूपी सीयूईटी का क्वेश्चन था। किसका, सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, श्री अकाल तख्त साहिब लोकेटेड विद द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या, गोल्डन टेंपल। तो गोल्डन टेंपल के ऊपर गोल्डन जो है वो 700 केजी गोल्डन जो है ना, वो बहुत सिखों के महान राजा महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा उसके ऊपर गोल्ड का कवर किया गया। दैट्स व्हाई इट बिकम एज ए गोल्डन टेंपल। उससे पहले गोल्डन टेंपल इनको नहीं कहा जाता था। अगला क्वेश्चन पुट कर रहा है बेटा कि एज ऑफ अप्रैल 2021 डैश held the record of highest individual women's ODI cricket score by an Indian player. She was also the only Indian spinner to take 6 women's ODI wickets. मतलब कौन सी इंडिविजुअल वुमेन थी जिसने इंडिविजुअली क्रिकेट में क्या किया, उसने एक 6 विकेट लिए एक वनडे में। तो उनका नाम है, ऑप्शन देखते हैं, तानिया भाटिया,
दीप्ति शर्मा, राधा यादव एंड पूनम राउत। ये सभी के सभी ना बेटा वो इंडियन क्रिकेटर हैं। और इसका आंसर जो होगा कि अप्रैल 2021 में दीप्ति शर्मा जो हैं इन्होंने क्या किया, सबसे अप्रैल 2021 में इन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल वुमेन रिकॉर्ड बनाया एक मैच में, और उसी मैच में क्या हुआ, सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट भी लिए। किन्होंने? दीप्ति शर्मा ने। अब चलते हैं बेटा हम लोग द फिजिकल FRBM, ध्यान रखना, इसको कहते हैं FRBM, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये 2003 में एक एक्ट पारित हुआ था FRBM, फिर इसको 2009 में अमेंड किया गया, फिर 2012 में इसको अमेंड किया गया। ये 3 बार तो इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्या है? फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 सेट ए टारगेट टू लिमिट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट अप टू। तो फिजिकल डेफिसिट जानते होंगे ना, एक होता है बजट डेफिसिट, एक होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा उसे कहा जाता है। तो जीडीपी बाय 2021, तो टोटल जीडीपी का कितना परसेंट फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा था किसने? FRBM एक्ट 2003 में। तो फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 सेट ए टारगेट टू लिमिट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट अप टू, तो कितना इसका टारगेट रखा था? 2%, 3%, 5% एंड 6%। तो ध्यान रखना, ये हमने टारगेट रखा था किसका? तो इसका हमने टारगेट रखा था कि इसको 3% से ज्यादा, 3% तक लाना है जीडीपी का। तो लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया, तो इसका आंसर क्या होगा? 3% ऑफ टोटल जीडीपी। तो हमें लाना क्या है? 3% तक हमने टारगेट रखा था 2021 के जीडीपी में, बट ऐसा ये हमने अचीव नहीं कर पाए। वी कुड नॉट अचीव दिस टारगेट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, मैं यहां पे नंबर डाल देता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, मैं यहां पे नंबर जरूर डाल देता हूं ताकि आपको समझ में क्वेश्चन आता रहे। थर्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ पे बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं मैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द डांसर्स बैलेंस द पॉट्स विद लिट लैंप्स ऑन देयर नीड्स। आपने देखा होगा ना कि माथे पे मटके रख लेते हैं, दिए रख लेते हैं, और वो क्या होता है कि उसी के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो जो उनकी डिमांड होती है ना, वो अपने माथे के ऊपर क्या करती हैं डांसर्स, वो अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ना वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कभी दिया रख लेते हैं, कभी थाली रख लेते हैं, कभी पॉट और फिटन मिट्टी के मटके रख लेते हैं। वो सभी जो रहते हैं ना, तो क्या होता है कि राजस्थान का बड़ा फेमस डांस है। ठीक है, राजस्थान का बहुत फेमस डांस है, दैट इज कॉल्ड एज ए चारी डांस। ये डांस राजस्थान और गुजरात में ये बहुत फेमस डांस है। इस चारी डांस में क्या होता है कि डांसर्स क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। ये डांस जो है, इस डांस में जो डांसर है वो क्या करती हैं, अपने माथे के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी के मटके, डिफरेंट कैटेगरी के थाली, दिया, वो सब रखते हैं, और वो दैट इज कॉल्ड एज ए चारी डांस। और वो अपने माथे पे पॉट्स रखते हैं और लैंप भी रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चारी डांस। और ये डांस जो है वो राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या कह रहा है? हु क्वालिफाइड, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बेटा, हु क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल चैंपियन इन 2021। अब ये है क्या? ये वुमेन सिंगल, ये होता क्या है? ये एक्चुअली में क्या है? ग्रैंड स्लैम है। क्या है बेटा? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम। अब ये होता क्या है आपको बताता हूं मैं। ग्रैंड स्लैम ना, ये टेनिस को डेडिकेटेड है। ये किसको डेडिकेटेड है? टेनिस। तो पूरे वर्ल्ड में ना, पूरे साल में हर साल ये ग्रैंड स्लैम होता है। पूरे वर्ल्ड में ये ग्रैंड स्लैम की संख्या जो है ना, वो कितनी होती है? 4 होती है। पहले मैं आपको ये ग्रैंड स्लैम बता देता हूं मैं। तो पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है बेटा, उसमें याद रखना, पहला ग्रैंड स्लैम जो है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये कहां पे कब होता है? ये इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एवरी ईयर। जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। और जिस कहां पे होता है ये ध्यान रखना, मेलबर्न में। ठीक है, मेलबर्न, मेलबर्न में होता है। और जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट, उस कोर्ट को कहते हैं हार्ड कोर्ट। ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। ये हार्ड कोर्ट, ये हार्ड कोर्ट में टेनिस मैच होता है। दूसरा जो है बेटा, वो कहते हैं फ्रेंच ओपन। और ये फ्रेंच ओपन जो है ना, ये कब होता है? ये फ्रेंच ओपन होता है अप्रैल में। अप्रैल
और मई के महीने में होता है। ये कहां पे हो रहा है बेटा? ये पेरिस में होता है, ठीक है ना? कहां पे? पेरिस में। और इस कोट को कहते हैं लाल बजरी, रेड कलर का बदरपुर होता है, रेत, उसको बिछा दिया जाता है। इससे हम लोग कहते हैं रोनाल्ड गैरोस, रोनाल्ड गैरोस, रोनाल्ड गैरोस कहा जाता है। इसको रौला गौरा भी कहा जाता है, ठीक ना? और थर्ड जो है बेटा वो सबसे प्रेस्टिजियस है, उसे कहते हैं विंबलडन, विंबलडन। और विंबलडन की शुरुआत जो होती है वो कहां होती है? जुलाई में, ठीक है? जुलाई अगस्त में होती है। ये लंदन में होता है, ठीक है ना? और ये कहां होता है? सबसे दुनिया का सबसे पुराना लंदन में हो रहा है, और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट है। और ये जो कोट होता है उसे कहते हैं ग्रास कोट, ठीक है बेटा? ग्रास कोट उसे कहा जाता है। तो ग्रास कोट मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस ग्रैंड स्लैम हेल्ड इन जुलाई अगस्त एवरी ईयर इन लंदन। और कोर्ट का नाम क्या है बेटा? ग्रास। और फोर्थ जो है ये सबसे रिस्पेक्टेड में से सबसे लास्ट जो है उसे कहते हैं यूएस ओपन, ठीक है? यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ये कब होता है? ये हमेशा अक्टूबर और नवंबर में होता है, तो ये याद रखना। अक्टूबर नवंबर में कहां हो रहा है बेटा? न्यूयॉर्क में, ठीक है? तो न्यूयॉर्क में, और जो कोर्ट है उस कोर्ट का नाम है बेटा क्ले कोर्ट, ठीक है? क्ले कोर्ट। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी में थोड़ा सा ओस, ड्यू फैक्टर आ जाता है, जिसके कारण वो मिट्टी जो है ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और सबसे सॉलिड कौन सी है? वो है हार्ड कोर्ट। रोनाल्ड गैरोस, ये ग्रास कोर्ट। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया कि पूरे साल कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये कहां कहां होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उसी में से क्वेश्चन पुट किया कि अब इसमें जो मैच होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मेंस, मेंस सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल, ठीक है? फिर वुमेन, वुमेन्स सिंगल एंड डबल, और फिर हो गया मिक्स सिंगल एंड डबल, ठीक है? मिक्स, तो ये तीन टाइप के होते हैं। तो हर तीन 6 कैटेगरी में आ गया। मेंस सिंगल एंड डबल, वुमेन सिंगल एंड डबल, मिक्स सिंगल एंड डबल, ये ऐसा होता है। तो क्वेश्चन ये पुट कर रहा है कि हु वाज द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल चैंपियन इन 2021। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो ये क्या है कि सेरेना विलियम्स, ये दोनों बहनें हैं, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, ये दोनों बहनें हैं। और इनको ना ये कहां की हैं? यूएस की हैं, ठीक है? अच्छा, देखते हैं कौन जीती है। जेनिफर बर्डी और नाओमी ओसाका, ये बहुत फेमस थी नाओमी ओसाका। तो इन्होंने ये ना ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत जो है, अगर 2021 में आप देखेंगे कौन जीती है? नाओमी ओसाका जो है, सी वाज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल चैंपियंस इन 2021। इन्होंने ही इसको जीता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन जो है, आधार पूनावाला लॉन्च क्लीन सिटी। तो अभी तक देखिए मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन कराया था? मैंने अभी कराया क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है? आधार पूनावाला। आप सभी बच्चों ने वैक्सीनेशन लगवाया होगा, ठीक है? एक वैक्सीन आपने जो इंपॉर्टेंट था, एक था कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो वैक्सीन कौन बनाया? वो वैक्सीन जो बनाया वो एक कंपनी थी भारत सरकार की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और पुणे के द्वारा बनाया गया। लेकिन जो कोविशील्ड वैक्सीन है ना, वो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन को बनाने वाले लोग थे, उनका नाम है, कंपनी का नाम सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है? सीरम इंस्टीट्यूट। अगर ये इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन नहीं बनाती तो अभी तक हम और आप खुले में नहीं घूमते। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उनका नाम है आदर पूनावाला, ठीक है? ये आदर पूनावाला जो है लॉन्च द क्लीन सिटी इनिशिएटिव इन पुणे इन द ईयर ऑफ, ठीक है? इन्होंने किस साल जो है ये लॉन्च किया क्लीन सिटी, शहर को साफ रखने का एक प्रोग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लीन सिटी इनिशिएटिव। किस साल बनाया? स्टार्ट किया 2018, 2010, 2012 एंड 2015। तो इन 2015 में क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री ने ना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2015 को उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो वो इन 2015 में क्या हुआ कि 2015 में स्वच्छ भारत अभियान स्कीम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? आदर पूनावाला के द्वारा पुणे में क्या किया गया? क्लीन सिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। और वो है कौन? वो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ या डायरेक्टर बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं, वही आदर पूनावाला वहां पे है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा?
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अब जो है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसीज इन 1946। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसको ये ड्यूटी दिया गया था क्या, तो पहले ये तो समझना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ये ड्यूटी दिया गया था कि आपका ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना। तो उसी में से अब ये पूछ रहा है कि मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से 1946 में कौन मेंबर थे। कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, हंसा जीवराज मेहता और अम्मू स्वामीनाथन। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से जो है बेटा आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है, मद्रास बोले तो तमिलनाडु, क्योंकि उसमें मद्रास को भी आफ्टर 1950 मद्रास भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ। तो यहां इसका आंसर जो होगा बेटा अम्मू स्वामीनाथन, ये जो है सदस्य थे किसके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। और इनका ड्यूटी क्या था, इनका ड्यूटी था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो जिम्मेवारी थी वो किसके पास थी, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। तो आप लोग जानते होंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। और इसकी टोटल मीटिंग्स जो हुई, टोटल कुल बैठक जो हुई, टोटल बैठक जो है सिटिंग, वो कितनी हुई 11। कुछ जगह में 10 लिखा हुआ है पर भूल जाना, टोटल बैठक कितनी हुई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, 11 बैठकें हुई। और इन 11 बैठकों में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया। चलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, अम्मू स्वामीनाथन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये कह रहा है कि अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहां पे डाल दिया, solids like fat, grease and oil that float on the top of the liquid water is called। अब ये कह रहा है क्या कि solid like fat, गैस, ग्रीस, ये सब जो है अगर पानी पे तैरते हैं तो वो एक्चुअली होता क्या है, तो है यूरिया, कंपोस्ट, पीट एंड सल्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 8 का आंसर जो होगा वो सल्ज से कहा जाता है, जो तैरता है, ठीक ना, वो वेस्ट वाटर में तैरता है, जिसे सल्ज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हु कोटेड सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 8 तो भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाज कोटेड बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। देखते हैं कौन बोल रहा है। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ टू लूज योरसेल्फ in the service of others, give me blood and I shall give you freedom, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win। नहीं, ये सब सारी बातें जो है ना वो कैसी हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर कट है कि ये आजाद हिंद फौज को, इंडियन नेशनल आर्मी को जब ये एड्रेस कर रहे थे कहां पे, सिंगापुर में, तो उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, गिव यू फ्रीडम। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, ये नारा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हिस्ट्री से क्वेश्चन पुट किया गया कि ये कोट जो है, दिस कोट वाज गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और बाल गंगाधर तिलक का एक कोट है, उस कोट को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, उस कोट को हम लोग कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कोट किसका है, ये कोट जो है वो बाल गंगाधर तिलक का द्वारा दिया गया। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और ये किसको एड्रेस किया था उन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को। कहां पे, 1943 में सिंगापुर में उन्होंने ये एड्रेस किया, किसको, आईएनए को। उसके बाद जो है फिर उन्होंने इंडिया पे अटैक करवा दिया मणिपुर होते हुए, तो उसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ मणिपुर या बैटल ऑफ इंफाल। 1944 में फेमस बैटल लड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन ऑर्डर टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन इज यूज्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन हाउएवर इज नॉट यूज्ड फॉर द रिमूविंग। क्या कि पानी में ऐसा क्या चीज होता है कि जिससे डिसइंफेक्शन जो है वो रिमूव नहीं होता है, वायरस, मिनरल्स, पैरासाइट एंड बैक्टीरिया। सिंपल सी बात है, अगर हम पानी को फिल्ट्रेट करेंगे तो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, इनमें से अगर क्या जो है वो रिमूव नहीं होता है।
तो रिमूव जो है ना, उसमें से बेटा क्या होता है कि वायरस भी हट जाता है, उसमें हम पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, पैरासाइट भी हट जाता है, बैक्टीरिया भी, बट इट रिमेन। तो व्हाट इज द पर्पस टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर? ये पानी अगर मैं पी रहा हूं, ये बिल्कुल साफ पानी है, तो इस साफ पानी को पीने का मेरा व्हाट इज द पर्पस, कि इस पानी में मिनरल्स हैं। क्या है? मिनरल्स। और ये पानी बिल्कुल साफ है। इट नेवर कंसीडर, इट इज नॉट कंसिस्टिंग वायरस एज वेल एज द पैरासाइट एंड द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया फ्री है, पैरासाइट फ्री है और वायरस फ्री है, बट इट हैविंग मिनरल्स। मिनरल्स है, तो इसलिए हम लोग पानी पीने से ना हमें ना मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? मिनरल्स। बट इसको क्या किया? प्यूरिफाई किया गया थ्रू द रिवर ऑस्मोसिस। आप उसको आरओ वाटर कहते हैं, ठीक है? यू में से रिवर ऑस्मोसिस इसे कह सकते हैं, ठीक है? रिवर ऑस्मोसिस के थ्रू हम वाटर को क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेट कर सकते हैं, बट इट कंसीडर, तो इससे मिनरल्स नहीं जाते हैं। लेकिन आरओ मेथड से क्या होता है कि एनजीटी ने इस पे बैन लगा रखा है। आरओ मेथड से मिनरल्स के डिसइंटीग्रेशन, रिमूव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन और भी जो मेथड है, उस मेथड से वाटर को क्या किया जा सकता है? उसमें से डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, किसके? वायरस को, पैरासाइट, बैक्टीरिया, बट मिनरल्स कैन बी कंटिन्यूड। वाटर के साथ मिनरल्स हमेशा चलता है, और वो मिनरल्स जो है वो बॉडी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ध्यान रखना, वाटर से कभी भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है? हम लोग पानी पीने का मेन पर्पस ये है कि अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, और बॉडी का जो यूरिया है, गंदगी है, उसको बाहर निकाला जाए। क्योंकि 90% वाटर जो हम लोग, वट एवर वाटर वी कंज्यूम, उसका 90% पार्ट जो है वो यूरिन और स्वेट्स के रूप में, पसीने के रूप में हमारे बॉडी से वो निकल जाता है। तो लेकिन वो क्या करता है? वाटर में जो रिमेनिंग मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स हमारे बॉडी के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वो देखिए क्या कह रहा है बेटा, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कॉन मैन इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है? ये क्या है? एक किस चीज का पार्ट है? सनडायल, बोलोमीटर, टेलीस्कोप एंड ट्रांसफार्मर। तो ये सनडायल को ये कॉनमैन कहा जाता है, ठीक है ना? ये सनडायल को, जो सूरज की घड़ी होती है, इससे हम क्या करते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस निकालते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है, जीएमटी कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और एक होता है लोकल टाइम। ध्यान रखना, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। एक है लोकल टाइम और एक है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये याद रखना, ये तीन चीजें बेटा, एक है लोकल टाइम, एक है आईएसटी, एक है जीएमटी। तो इन सबको निकाला कैसे जाता है? किसी भी जगह पे एक सनडायल होता है, उसके थ्रू निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट of 1878 was replaced during the tenure of Viceroy। आज ही मैंने अगर मेरे ऐप पे आप देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि इस वीडियो को आप जितना लाइक और शेयर करेंगे, और हमारा जो ऐप है, ऐप पे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, तो AL Pro क्लासेस के नाम से आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज ही मैंने क्या किया, आज ही के ही दिन मैंने इस वीडियो में, अपनी वीडियो में इसको रिकॉर्डिंग किया, और आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन वो पेड है। तो आप जितना ज्यादा इसको लाइक और शेयर करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी वाइज एजुकेशन, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे यार, लेकिन वहां पे ना नाचने गाने वाले टीचर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना? क्वालिटी डिलीवर करने वाला बंदा कम है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आज ही मैंने पढ़ाया, और ये सभी बातें जो है ना, मेरे हम जो ऐप पे पढ़ाते हैं, उस ऐप पे बेटा आपको ये सब मिल जाएंगे। मैंने एक चीज पढ़ाया था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, ध्यान रखना, लॉर्ड डफरिन मैंने पढ़ाया, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इन तीनों के बारे में पढ़ाया। तो यह है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड लॉर्ड लैंसडाउन। तो इन सबको क्या कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ठीक है ना? तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जो है वो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको पारित किया गया। और इस बंदे को ना हम लोग कहते हैं क्या? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन आर्टिस्ट वन द जॉन मीरो प्राइज फॉर ईयर द 2019। जॉन मीरो अवार्ड जो है, ये मोस्ट रिस्पेक्टेड अवार्ड है इन द कंडीशन ऑफ पेंटिंग्स में, आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन, ये अवार्ड दिया जाता है। वो है नलिनी मलानी। ये जो आर्टिस्ट हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया इन ईयर 2019 में। अब बच्चे हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन तक कराऊंगा इसके बाद, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रो क्लास थी, ठीक है? तो आप अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं
उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है हम सभी टीचरों का जो है वो वीडियो आपको वहां पे ये अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे जो चैनल जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, AL प्रो क्लास टाइप करेंगे, ठीक है, AL प्रो जब टाइप करेंगे ना तो वो ऐप आ जाएगा, वहां पे हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ CUET एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना। तो है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश्यू नट। काजू की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है। तो काजू की खेती के लिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, काजू की खेती के लिए सबसे जो सुटेबल प्लेस जो है ना वो है स्टेट ऑफ गोवा। गोवा एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये 3 स्टेट हैं इंडिया में जहां पे ना बेटा रेड लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल लेटर से निकला है, ठीक है ना, लेटर विच मींस रॉक, ये वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, रेनफॉल भी ज्यादा है, तो रेड लेटराइट सॉइल इट फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड द कर्नाटका वेयर इट इज अ सुटेबल प्लेस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट्स एज वेल एज रबर, ठीक है, वो केरला में मिलेगा आपको, ठीक है। तो कैश्यू नट्स काजू के उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें से ध्यान रखना एक ड्रिंक निकलता है, वो गोवा का सबसे फेमस ड्रिंक है, उसे फेनी कहा जाता है, और इससे शराब भी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कॉच। ये आपको क्लास 12 के ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये पुट कर दिया CUET में। तो ये कैश्यू नट्स को कल्टीवेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा होता है बेटा, वो है रेड लेटराइट सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो जलोढ़ मिट्टी, ये भी 2 टाइप के होते हैं, बांगर और खादर। ब्लैक कॉटन सॉइल इट फाउंड इन द गुजरात, तमिलनाडु, इसमें कॉटन और पीनट्स के कल्टीवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अच्छा, अब जो है लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ये क्या है, अशोकास माइनर रॉक एडिक्ट्स। अशोक के स्तंभ जो हैं, अशोकास पिलर, ये डिफरेंट में एक मेजर पिलर हो गया, माइनर पिलर हो गया। ये है माइनर पिलर एडिक्ट्स वाज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइंड स्पॉट अशोकास माइनर रॉक्स एडिक्ट्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटका अर्लियर नॉन एज ए, ध्यान रखना, कर्नाटक, क्योंकि अशोक के स्टेट को ना हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक था नॉट, क्योंकि अशोक जो रूल कर रहा था उसको हम लोग, अशोक के अंपायर को हम लोग 5 भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला बेटा मध्य देश, ठीक है, मध्य देश उसे कहते हैं। दूसरा था मध्य देश की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा जहां ये खुद रहता था। और दूसरा था उत्तरापथ, उत्तरापथ उसे कहते हैं बेटा, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। थर्ड जो था वो है अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका की जो कैपिटल थी वो है उज्जैन, इसको माहिष्मति भी बोलते थे। फोर्थ जो था कलिंगा, कलिंगा की जो कैपिटल है कलिंगा, तो कलिंगा का जो कैपिटल था वो था बेटा कहां, तोसाली, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और जो 5th स्टेट जो था ना वो कर्नाटक में था, उसको हम लोग बोलते थे दक्षिणापथ, ठीक है बेटा, दक्षिणापथ उसे कहा गया। और दक्षिणापथ की जो कैपिटल थी ना बेटा अशोक के स्टेट में, तो दक्षिणापथ कैपिटल वाज इन सुवर्णगिरी, ठीक है ना, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब क्या हुआ, सोना, गोल्ड, गिरी मींस माउंटेन। तो इंडिया में आज भी गोल्ड सबसे ज्यादा कहां मिलता है, आपने एक पिक्चर देखी होगी क्या, KGF, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार, कोलार लाइज इन द कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड। तो पिक्चर से देखो, मैं हिस्ट्री से क्या किया, करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर दिया। तो KGF जो है कोलार गोल्ड फील्ड कहां पे है, कर्नाटक में। और स्वर्णगिरी आल्सो इन संस्कृत नेम, स्वर्ण मतलब सोना, गिरी मतलब पर्वत। ये अब पूछ रहा है कि इट मींस स्वर्णगिरी वाज रूल्ड बाय अशोका, उसमें रूल करते थे। और ये क्वेश्चन पुट कर रहा है कहां पे नहीं मिला, ब्रह्मगिरी, रूपनाथ, गभी मठ और मास्की। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो क्या है, रूपनाथ, ये कर्नाटक में एक्चुअली में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी जगह जितने भी है, मास्की, ब्रह्मगिरी, गविनाथ, यहाँ पे अशोक के पिलर्स हमें मिलते हैं, माइनर एडिक्ट्स मिलते हैं, पर रूपनाथ जो है यहाँ पे हमें ये नहीं मिलते हैं। तो आज जो बच्चों मैंने आज आपको जो GS में अपना इंट्रोडक्शन दिया YouTube पे, और
आप लोग क्या कीजिए, इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ना, उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिल सकता है, ठीक ना। अगर थोड़ा सा आप एफर्ट्स कर दें, थोड़ा सा, क्योंकि आपका और हमारा रिलेशनशिप बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक ना। तो उसके बाद अगर और आपको क्वालिटी वाइज एजुकेशन लेना है, तो मैंने फिर आपको बोला क्या कि आप हमारे ना एएल प्रो क्लासेस का ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फिर हमारा रंग रूप और अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे जितने भी टीम है हमारी, उसके सभी बेस्ट टू बेस्ट वीडियो जो है अब आपको वहां पे मिलेंगे। तो आज बच्चों, मैं आप सभी बच्चों से पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारा इतना क्या कहते हैं ना, आप हमें इतना एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक एनकरेज नहीं करेंगे तब तक हम और हमारी पूरी टीम जो है वो आपके लिए इतना अच्छा काम नहीं कर सकती है। तो आपका एफर्ट्स यहाँ बहुत, हम लोग इतना एफर्ट्स दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आप लोग हमें एनकरेज कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम इतने अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैं पुनः नंदन पांडे आप सभी बच्चों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप पुनः आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।